नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का मिस्टर संस्कृत यूट्यूब चैनल पर। यदि आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी नया वीडियो इस चैनल पे उपलब्ध हो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो प्रारंभ करते हैं इस पाठ को। जैसे कि पिछले पाठ में हमने देखा था कि जो प्रारंभिक कथन है, यानी कि आज से लगभग 1000 साल पहले जो बदलाव आया था, परिवर्तन आया था, शब्दों में परिवर्तन, भारत के नक्शा में, मानचित्र में परिवर्तन, ठीक है, लिखावट में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन, सभ्यता में परिवर्तन, इन सब के बारे में हमने पिछले अध्याय में कुछ सामान्य चर्चा किए थे जो उसमें निहित है। आज का जो हमारा पाठ है इसमें बताया गया है कि राजा और उनके राज्य कैसे होते थे। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। मानचित्र एक में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंश को दिखलाया गया है। ठीक है ना। देखिए इसमें राष्ट्रकूट का ये जो है, ये राष्ट्रकूट का है, इधर कलिंग का ये है, इधर पाल का है, ठीक है, ये इधर चाहवान का है, चाहमान, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार, चंदेल, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल। पाल इधर हो गया, पहाड़पुर बंगाल की तरफ है, ठीक है, पाल हो गया, चोल हो गया। चोल आपको नीचे दिख जाएगा, दक्षिण भारत में चोल, चेर, पांड्य। इसको तीन मुखिया के नाम से भी जाना जाता है, इसको तीन मुखिया के नाम से भी जाना जाता है, चोलचेर और पांड्य को। ठीक है ना, चोलचेर और पांड्य को। आगे देखते हैं, ये सामान्य मानचित्र है कि किसका कौन सा। इधर कलिंग हो गया, पूर्वी चालुक्य हो गया, ठीक है, उधर पाल हो गया, ये जो दिख रहा है आपको बनारस की तरफ, इधर गुर्जर प्रतिहार था, चाहवान था, ठीक है, राष्ट्रकूट का ये वंश है, दक्षिण भारत में चोलचेर और पांड्य था। इस प्रकार से ये जो है भारत का मानचित्र आपको बताया है कि किस प्रकार से किस स्थान पे किसका शासन चलता था। नए राजवंशों का उदय। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर, पूरे मंडल का महास्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूट का था। ठीक है, राष्ट्रकूट का शुरुआत था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्यगर्भ शाब्दिक अर्थ यानी कि सोने का अर्थ नामक एक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे याजक जन्मना क्षत्रिय ना होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है। कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदम्ब, मयूर सरवन और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। राज्यों में प्रशासन। नए नए राजाओं में से कईयों ने महाराजा धीराज राजाओं की, राजा त्रिभुवन चक्रवर्ती और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठन के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। ठीक है ना। मतलब बहुत बड़े बड़े यदि वो अपना नाम रख लेते थे, महाराजा धीराज, त्रिभुवन चक्रवर्ती, अखिल ब्रह्मांड आदि नायक, इसी प्रकार का जो है वो अपने नाम के आगे जोड़ते थे, लेकिन फिर भी वो व्यापारी इत्यादि के साथ, संगठन के साथ सत्ता में साझेदारी करते थे। ठीक है। राज्यों का प्रशासन की बात की जा रही है। इस सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठा किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया मनाया या बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाले भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। अब जो राजस्व है वो व्यापारी से भी लिया जाता था। 400 कर। अब देखिए कहीं पे जो है ना 400 कर जो है अंतर्निहित है,
किसी ग्रंथ में 400 कर अंतर्निहित है, वो किस ग्रंथ में है वो आपको बता रहे हैं। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिले हैं। सबसे अधिक उल्लिखित कर है वेट्टी, जो नकद के बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, यानी जबरन श्रम, और कदमाई यानी कि भू राजस्व थे। मकान पर छाजन डालने पर लगाने वाला कर, खजूर या तार के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकारी हासिल करने के लिए लगने वाला कर इत्यादि का भी उल्लेख मिलता है। क्या आज इनमें से कोई कर वसूले जाते हैं? ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे, साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माणों में भी इस्तेमाल होते थे। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी और प्रायः वंशानुगत होती थी। सेना में भी ऐसा ही होता था। कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदों पर होते थे। ठीक है, अब देखिए राजस्व वसूली करने वाले जो थे वो पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः परिवारों के बीच से ही की जाती थी। मान लीजिए कि वंशानुगत ही होती थी, यानी कि किसी का बाप है तो उसका बेटा जो है उस पे आ जाएगा कर वसूलने पे। और मूल रूप से सेना में भी इसी प्रकार से उस समय में प्रथा था कि यदि किसी का पिताजी सेना में है तो उसका पुत्र भी सेना में आ जाएगा। प्रशस्तियां और भूमि अनुदान। प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्दशः सत्य नहीं भी हो सकते, लेकिन ये प्रशस्तियां हमें बताती है कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए सूरवीर विजयी योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। ठीक है ना। अब इसमें एक नागभट्ट की उपलब्धियां के बारे में यहाँ पे दर्शाया गया है। प्रशस्ति है, प्रशस्ति मतलब होता है कि किसी का आप प्रशंसा कर रहे हैं, अत्यधिक प्रशंसा कर रहे हैं, उसके गुणों का, उसके स्वरूप का, उसके प्रभुत्व का जो वर्णन करते हैं आप, कुछ और एक्स्ट्रा उसमें चढ़ा बढ़ा कर करते हैं, उसी को प्रशस्ति कहते हैं। ठीक है ना। कई शासकों ने प्रशस्तियां में अपनी उपलब्धियों का बखान किया। आपने पिछले साल गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा होगा। जैसे कि पिछले छठी क्लास की पुस्तक में हमने समुद्रगुप्त के बारे में देखा था, तो वहाँ पे कवि ने किस प्रकार समुद्रगुप्त की वर्णन की है कि अरे समुद्रगुप्त के शरीर पे तीरों, तलवारों, बौछारों, अनेक प्रकार के तीर से बौछार है, उस पे तलवार, भाले इत्यादि के बहुत सारे उस पे खरोंच है। और उसके बाद जो उनका समुद्रगुप्त का जो शरीर है इतना दिव्य लगता है, इतना दिव्य लगता है। इस प्रकार से वर्णन है समुद्रगुप्त का, तो ये एक प्रशस्ति है। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नारेश नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। आंध्र सैंधव विदर्भ का एक हिस्सा और कलिंग यानी कि उड़ीसा का एक हिस्सा के राजा उनके आगे तभी धाराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। ये कितना एक खतरनाक वर्णन किए हैं। नागभट्ट के कामों का वर्णन जो किए हैं प्रतिहार नरेश, ये कह रहे हैं कि आंध्र, सैंधव, विदर्भ, विदर्भ हो गया महाराष्ट्र, कलिंग उड़ीसा, ठीक है, कि राजा उनके आगे तभी धाराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। जब वे राजकुमार थे तभी यहाँ पे धाराशायी हो गए। मतलब प्रशंसा है कि उसकी क्या विडंबना है यहाँ पे। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को विजित किया। उन्होंने बंगाल का हिस्सा, अनर्त गुजरात का हिस्सा, मालवा का हिस्सा, किरात वनवासी, तुरुस्क तुर्क, वत्स्य मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राज्य राजाओं को पराजित किया। देखिए कितने, मतलब बंगाल का हिस्सा पराजित किया, अनर्त गुजरात, मालवा मध्य प्रदेश, किरात इत्यादि क्षेत्रों में जो है उन्होंने अपनी सफलता हासिल की। राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्रपत्रों पर अभिलिखित होते थे। जो भूमि, ठीक है ना, जो भूमि पाने वाले को दिया जाता था। और राजा लोग जो है प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देते थे और पुरस्कृत करते थे। और पुरस्कृत करने का ये अर्थ है कि जैसे कि आज के ज़माने में जो हम भूमि वगैरह देते हैं या खरीदते हैं, क्रय विक्रय होता है, तो उसमें एक दस्तावेज होता है और उस दस्तावेज पे लिखा जाता है कि ये किसका ज़मीन है, किस लिए परिप्रेक्ष्य में बेचा जा रहा है। इन सब के बारे में उसमें विभिन्न प्रकार की उसमें जो है कहा जाता है। तो इसी प्रकार से प्राचीन काल में यदि कोई राजा यदि किसी को दान देता था तो उसमें लिखा रहता था कि ये जो है इनको पूरे ताम्रपत्रों पे लिखकर भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। यानी कि जो ब्राह्मण भूमि लेते थे उसको ताम्रपत्र पर, देखिए ये जो ताम्रपत्र है, ऐसे ताम्रपत्र पर थोड़ा लिख के दिए जाते। देखिए तमिल में लिखा गया है ये ताम्रपत्र पर
तमिल भाषा में है, ठीक है ना। ऐसे लिख के उनको दिया जाता था। इस प्रकार से भूमिदान होता था। भूमि के साथ क्या क्या दिया जाता था? भूमि के साथ साथ क्या दिया जाता था? भूमि के साथ ताम्रपत्र दिया जाता था। और क्या दिया जाता होगा? ठीक है। और की बात करें तो यह चोलों के द्वारा दिए गए एक भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक अंश है। ठीक है। हमने मिट्टी के मेड़े बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियां लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया है। इस भूमि पर ये चीजें हैं: फलदार वृक्ष, पानी, भूमि बगीचे और फलोद्यान, पेड़, कुएं, खुली जगह, चारागाह, एक गांव, बावी, चबूतरे, नहरें, खाइयां, नदियां, दलदली जमीन, हौज, अन्नागार, मछलियां के तालाब, ठीक है, इत्यादि चीज जो है वो दान में दिया जाता था। मछलियां के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झीलें। जिसे यह भूमि मिलती वह इससे कर वसूली कर सकता है। वह न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल सकता है। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला कर वसूल सकता है। वह पक्की ईंटों के बने ऊपरी माले पर बड़े कमरे बनवा सकता है। बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है। पेड़ और कांटेदार झाड़ियां लगवा सकता है। जरूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर बनवा सकता है। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद ना हो और तटबंधों का निर्माण हो। लेख में सिंचाई के जितने संभव स्रोतों का उल्लेख है उनकी सूची बनाइए। हम देखिए प्राचीन काल में क्या होता था कि आपको जब भूमि मिल गया, बहुत ज़्यादा भूमि है तो उसमें बहुत कुछ होगा, फलोदान होगा, बगीचा होगा, पेड़ होगा, कुआं होगा। तो इतना चीज़ जो वहाँ पे मिलता था ब्राह्मणों को, तो इससे ये एक मिलता था कि फ़ायदा होता था कि आप इतने क्षेत्र के एक प्रकार से स्वामी हैं। आप जो है यहाँ से कर वसूल सकते हैं, यहाँ के जो वस्तुएं हैं उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये मतलब आप उसके एक प्रकार से स्वामी हो गए हैं, ये यहाँ पे मंतव्य था। ठीक है ना। 12वीं शताब्दी में एक बढ़िया संस्कृत काव्य भी रचा गया जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कल्हन नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया। कल्हन ने अपनी वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहासकारों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी नदियों के बारे में, नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है। इसलिए 12वीं सदी के लिए असाधारण ग्रंथ था। देखिए कलहन जब वहाँ पे संस्कृत काव्य एक रचा, तो उस समय में जो कवि होते थे वो राजाओं की प्रशस्तियाँ लिखते थे। लेकिन ये जो उस समय में लिखे अपना पुस्तक, इसमें उन्होंने थोड़ा उससे हट के लिखा। प्रशस्तियाँ तो सब लिखते हैं, लेकिन राजा का जो मूल नीति है, उसका जो वहाँ पे प्रपंच है, तो राजाओं के बारे में जो मूल है, उन उसके बारे में उन्होंने लिखा। उसकी नीति क्या है, उसका न्याय व्यवस्था क्या है, राजा कैसे शासन करते हैं, इन सब के बारे में जो उसका वास्तविक है वो वहाँ पे जागृत किया। ये नहीं कि उसको चढ़ा बढ़ा के एकदम 200-400 पेज में लिख, जो वास्तविक है वो वहाँ पे लिखे हैं कलहन। त्रिपक्षीय संघर्ष। अब त्रिपक्षीय संघर्ष जो है ना, ये मूल रूप से चोलचेर और पांड्य में रहा है। ठीक है। आपने यह गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर। नहीं, त्रिपक्षीय संघर्ष जो है ना, गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट और पाल वंश में हुआ था। चोलचेर पांडे में नहीं होता। ये इसको त्रिमुखिया के नाम से जाना जाता है। गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। चूंकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्रायः इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। अब कन्नौज जो है यूपी में, वहाँ पे तीनों आपस में लड़ाई करते कि मेरा है तो मेरा है, मेरा है तो मेरा है, मैं इसको जीतना चाहता हूँ तो मैं जीतना चाहता हूँ। तो आपस में तीनों संघर्ष की, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, त्रिपक्षीय संघर्ष। कौन कौन लड़े थे? गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश। शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवा कर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कि कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। यानी कि राजाओं का एक महान यहाँ पे कर्तव्य होता था कि यदि वो किसी राज्य पे आक्रमण करते हैं तो उसका जो वहाँ पे संपत्ति है उसको नष्ट करना, चाहे उसका मंदिर हो या चाहे उसका फिर महल हो, इसको नष्ट करना होता था। जैसे आप देख लीजिए मोहम्मद गजनबी को सोमनाथ मंदिर पर 17 बार आक्रमण किया था। तो हर एक प्रकार के से कुछ ना कुछ एक उद्देश्य होता है कि यदि हम इसके संपत्ति का क्षति करेंगे तो राजा खुद ही कमजोर हो जाएंगे। अफगानिस्तान के गजनी का मोहम्मद जैसा ही एक शासक है। महमूद जैसा ही एक शासक है।
उसने धार्मिक पूर्वाग्रह से प्रेरित हो उपमहाद्वीप पर 17 बार यानी कि 1000 से 1025 ईस्वी हमला किया। उसका निशाना थे संपन्न मंदिर, जिसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। महमूद जो धन उठा ले गया, उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। अब जो यहाँ से वो धन लूट के गया था ना हमारे सोमनाथ मंदिर से, वो सारा धन जो है अपना अफगानिस्तान में जो गजनी, पता नहीं कौन सा शहर है क्या है, वहाँ पे उन्होंने अपना सारा धन जो है खर्च किया और अपने राज्य को जो है वहाँ पे वैभवशाली बनाया। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहवान भी थे। चाहमान, ठीक है, जिसे हम चौहान के नाम से आज जानते हैं, वो दूसरे राजा में एक चाहमान के नाम से भी एक जाना जाता है, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्रों पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चाहमान शासक पृथ्वीराज तृतीय, जिसने सुल्तान मोहम्मद गोरी नामक तुर्क शासक को 1191 में हराया, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों हार गया। देखिए, चाहमान में यदि सबसे प्रसिद्ध कोई शासक हुआ तो पृथ्वीराज चौहान हुआ था, ठीक है। और ये बहुत लड़ाई लड़की जो है दिल्ली पे अपना एक बार कब्जा स्थापित किया, लेकिन जैसे ही दिल्ली को उन्होंने अपने बस में किया, हालांकि पूर्ण रूप से दिल्ली उसके बस में नहीं आया था, वैसे मोहम्मद गौरी से उनका युद्ध हो गया था। दिल्ली सल्तनत में जो है जैसे उन्होंने प्रवेश किया तो मोहम्मद गौरी से उनका युद्ध हो गया। तो मोहम्मद गौरी से 1191 में मोहम्मद गौरी जब युद्ध लड़ा तो 1191 में वो हार गया था, और फिर जब वो रिटर्न आया था फिर लड़ने के लिए तो 1192 में पृथ्वीराज चौहान को हराकर फिर वो वहां पे दिल्ली पे अपना शासन स्थापित करके यहाँ से गया था, ठीक है ना। मोहम्मद गौरी का 1192 के बाद दिल्ली पर शासन है, ये नहीं है कि कोई दूसरा शासक उस बीच में आया था, मोहम्मद गौरी का शासन चलता था। भले ही मोहम्मद गौरी वहां पे रहता नहीं था दिल्ली में, लेकिन उसी का शासन उस समय में चलता था। चोल राज्य नजदीक से एक अब चोल पे जो है एक सामान्य दृष्टि दे देते हैं। उरैयूर से तंजावुर तक चोल वंश सत्ता में कैसे आया। कावेरी डेल्टा में मटुरियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। उड़ैयार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुटियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने वहां तंजावुर शहर और निशुम्भ सूदनी देवी का मंदिर बनवाया, ठीक है ना। निशुम्भ सूदनी उड़ैयूर, ये देखिए तंजावुर यहाँ पे है, ठीक है। गंगई चोलपुरम, ये सब आप आगे आप भी देखेंगे। किसका मंदिर बनाया, तो निशुम्भ सूदनी का मंदिर बनवाया, ठीक है। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूप में बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्यान और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। राजराज प्रथम, जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, 985 में राजा बना और उसी ने इनमें से ज्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने अपनी नीतियां को जारी रखा और उसने गंगा घाट से श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला भी किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई। भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाया गया। तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार है, ठीक है ना। अभी मूर्ति कला देख लीजिए या यहाँ पे एक कला देखिए या शिल्प देखिए, मतलब बहुत ही चमत्कार रूप से यहाँ पे बनाया गया, बहुत ही यहाँ पे सूक्ष्म तरीके से उसमें एक महीम कार्य की गई है, ठीक है ना। गंगई चोलपुरम हो गया, ठीक है, तंजावुर इत्यादि जो कांस्य मूर्ति कला है वहाँ पे बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से वहाँ पे एक चमत्कार मान ले सकते हैं। स्थापत्य कला देखिए यही है जो गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर है, देख रहे हैं ना कितना बढ़िया तरीके से इसको बनाया गया है। इसमें डिजाइन देखेंगे, आज भी दक्षिण भारत का जो मंदिर बनता है बहुत ही उसमें सूक्ष्म दृष्टि से सूक्ष्म निरीक्षण के तौर पे बहुत ही महीम कला उसमें की जाती है। आप भी यदि अभी भी यदि दक्षिण भारत का आप मंदिर देखेंगे तो बहुत महीम उसमें कार्य होता है और देखने में बहुत दिव्य मंदिर लगता है, ठीक है ना। यही है गंगईकोंड चोलपुरम का जो है ये मंदिर है। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियां के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न ही हो गए थे।
इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उसके लिए काम करते थे। पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक इत्यादि। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिर के साथ जुड़े शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। अब देखिए, मंदिर जो है ये केवल पूजा पाठ के लिए नहीं था। अब यहाँ पे बहुतों को रोजगार मिल गया था, और ये केवल पूजा के लिए नहीं, बहुत प्रकार से यहाँ पे ये जैसे सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में भी एक केंद्र बन गया था। और यहाँ जो है कांस्य प्रतिमाएं का काम जो है वो चोल के लिए एक कांस्य प्रतिमाएं जो है बहुत उत्कृष्ट गिनी जाती है। ज्यादातर प्रतिमाएं जो देवताओं की होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई थी। अब वहाँ पे क्या था कि कुछ प्रतिमाएं जो होती थी वो भक्तों की बनाई गई थी, लेकिन ज्यादातर प्रतिमाएं जो है वो देवताओं की भी होती थी। कृषि और सिंचाई के बारे में यहाँ पे कुछ दिया गया है। चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नई विकास के माध्यम से संभव हुई। मानचित्र 2 देखिए, गौर कीजिए कि कावेरी नदी बंगाल के खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। ये शाखाएं बार बार पानी उलीचती है, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। अब जब आप भूगोल पढ़ेंगे तो उसमें एक निक्षेपण क्रिया होती है, ठीक है। निक्षेपण अपर्दन जो होती है, उसमें मिट्टी जो है एक जगह से कटती है और दूसरी जगह से उसको मतलब रख देती है। तो जहाँ से नदी मिट्टी को काटता है वहाँ पे निक्षेपण करता है, और जहाँ पे अपर्दन करता है, सॉरी, जहाँ से काटता है वहाँ से अपर्दन करता है, और जहाँ पे उसको मिट्टी को रख देता है वो निक्षेपण हो जाता है। तो इसी प्रकार से किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। शाखाओं का पानी कृषि, विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक, ठीक है ना, चावल की खेती के लिए आवश्यक था। आर्द्रता भी मुहैया कराता है। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्से में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर पांचवी, ठीक है ना, हालांकि कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6ठी सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था, और कुछ दूसरे इलाकों में जमीन की समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने थे, और पानी की खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी की इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। यानी कि सिंचाई के लिए जो कृषि कृषि का काम हुआ, वो अनेक प्रकार का काम वहाँ पे उस समय में हुआ था। नहर बनाया गया था, समतल जमीन बनाया गया था, ठीक है। अनेक प्रकार की पद्धतियां का जो है वहाँ पे उस समय में उपयोग किया गया था। विशाल विशाल सरोवर बनाए, ठीक है। ये देखिए कितने बढ़िया यहाँ पे सरोवर बनाए हैं, सरोवर बनाए गए। स्मरण है कि सिंचाई के काम में योजना की जरूरत होती है, जैसे श्रम और संसाधन को व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना, और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज्यादातर नए शासकों, साथ ही साथ गांव में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखलाई है, ठीक है ना। जो ज्यादातर सक्रिय रहते हैं लोग, गांव वाले, वो इस कार्य में ज्यादा ही सक्रियता दिखाई है, दिलचस्पी दिखलाई है। साम्राज्य का प्रशासन, प्रशासन किस प्रकार संगठित था। किसानों की बस्तियां जो उड़ कहलाती थी, सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गांवों के समूह को नाडु कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। जो नाडु होता था, ग्राम परिषद और नाडु, नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। गांव के समूह को जो है नाडु कहा जाता है, ठीक है। गांव के समूह को क्या कहा जाता है, नाडु कहा जाता है। धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामी को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुविंदवेलन, यानी कि 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान, अरैयार, प्रधान जैसी उपाधियां दी, और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे, ठीक है ना। मुबिंद वेलन यानी कि 3 राजाओं की अपनी सेवाएं प्रदान करने वाले वेलन या किसान के नाम पर उन्हें प्रधानत्व यानी कि एक उपाधि जो है प्रदान की। देखिए भूमि के प्रकार, भूमि का जो है प्रकार कैसा होता था। चोल अभिलेखों में भूमि के विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। वेलन बगाई, ब्रह्मदेही,
सालाभोग, देवदान, पल्ली चंदनम। और बेलन बगाई जो होता था वो गैर ब्राह्मणों यानी कि किसान स्वामी की भूमि, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की जो भूमि है उसे वेलन बगाई कहते हैं। ठीक है, जो ब्राह्मण नहीं है, गैर ब्राह्मण जो कृषक है, उसका जो भूमि है, उस स्वामी का जो भूमि है उसे वेलन बगाई कहते हैं। ये पूछता है परीक्षा में, वेलन बगाई किसे कहते हैं, ब्राह्मण की भूमि को या गैर ब्राह्मण की भूमि? तो गैर ब्राह्मण की भूमि को वेलन बगाई कहते हैं। ब्रह्मदेय क्या होता है, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। अब ब्राह्मण को जो उपहार में दी गई भूमि होती थी उसे ब्रह्मदेय कहा जाता है। सालाभोग क्या होता था, किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि जो देते हैं उसे सालाभोग के नाम से जाना जाता है। ठीक है। देवदान या तिरुमटक्कनी, मंदिर के उपहार में दी गई भूमि, मंदिर को जो है उपहार में जो भूमि दी जाती थी उसे देवदान या तिरुमटक्कनी के नाम से जाना जाता है। पलीचंदम, जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि को पलीचंदम कहते हैं। हमने देखा है कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेय प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई। प्रत्येक ब्रह्मदेव को देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामी की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलता पूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में प्रायः मंदिरों के पत्थर की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। तमिलनाडु के चिंगलपुर जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम तालपत्र के छोटे टिक्कों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे। और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। ठीक है ना। अभिलेख और लिखित सामग्री जो है उस समय में, यानी कि आज से लगभग 1000 साल पहले की जो बात की जा रही है, उस समय की जो अभिलेख और लिखित सामग्री है वो किस प्रकार की थी। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता, देखिए सभा की जो सदस्यता है वो किस प्रकार होती थी, उत्तर मेरूर की अभिलेख के अनुसार है। सभा की सदस्यता, सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। ठीक है ना। उनके पास जो है अपना घर होना चाहिए। जो इच्छुक लोग होते हैं ऐसे भूस्वामी होना चाहिए। सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों के ऐसे भूस्वामी होना चाहिए। सभा की सदस्यता जो लेते हैं तो सभा की सदस्यता के लिए वहाँ पे क्या क्या नियम होता है, वो भूस्वामी होना चाहिए जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता है, वहाँ का भूस्वामी होना चाहिए। उसके पास अपना घर होना चाहिए। ठीक है ना। उसके पास जो है अपना एक घर होना चाहिए। उसकी उम्र जो है 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते, ठीक है ना, जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए वह चुनाव नहीं लड़ सकता। अभिलेखों में राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में तो जानकारी मिलती है, लेकिन यह जानना खास मुश्किल है कि साधारण मर्दों और औरतों का जीवन इन राज्यों में कैसा था। 12वीं शताब्दी की तमिल कृति पेरिया पूर्णम से एक उद्धरण, अरनोर की सरहदों पर फूस की पुरानी छाजनों वाली छोटी छोटी झोपड़ियों में अटापुड़ा पुलैया, एक ऐसा समूह जिसे ब्राह्मण और वेल्लाल प्रतिष्ठित समाज के बाहर मानते थे, लोगों का एक छोटा सा पुरवा था जिसमें ओछे किस्म के पेशों में लगे खेतिहर मजदूर रहते थे। चमड़े की पट्टियां से घिरे हुए झोपड़ियों के आहतों में छोटे मुर्गे मुर्गियां झुंडों में घूमते रहते थे। गहरे रंग के बच्चे जो काले रंग लोहे की कंगन पहनते हुए थे, छोटे पिल्लों को उठाए उछलते चले रहे थे। मारुदू पेड़ों की छाया में एक मजदूरनी ने अपने बच्चे को चमड़े की एक चादर पर सुला दिया। आम के पेड़ भी थे जिनकी शाखाओं पर नगाड़े लटके हुए थे और नारियल की पेड़ों के नीचे जमीन में बने छोटे गड्ढों में छोटे सिरों वाली कुतियां पिल्लों को दूध पिलाने के बाद लेटी हुई थी। लाल कलगी वाले मुर्गे ने पोप फटने से पहले तगड़े पुलियार, पुलैया या बहुवचन का है पुलैयार, को दिन के काम जाने के हाँक लगाते हुए बांग दे दी। धान कूटती लहरदार
बलों वाली पुलैया स्त्रियों के गाने की आवाज़ रोजाना कांजी वृक्ष की छाया में फैलती थी। यानी कि एक यहाँ पे जो छोटी जाति के जो लोग उस समय में थे पुलैया, उसके बारे में यहाँ जो है कुछ सामान्य रूप से बताया गया वर्णन है कि उस समय में उसका जीवन कैसा था, कैसे रहते थे, उसका रहन सहन कैसा था। ठीक है ना। एक ऐसा समूह जिसे ब्राह्मण और वेल्लाल प्रतिष्ठित समाज के बाहर मानते थे। ये वेलैया पुलैया जो है, इसको दक्षिण भारत में जो है, जो ब्राह्मण है या जो वेल्लाला जिसे भूस्वामी कहते हैं, जो प्रतिष्ठित एक प्रकार का समाज माना जाता था, इस समाज से पुलैया को बाहर मानते थे, यानी कि थोड़ा उससे नीच मानते थे, अपने से उसको थोड़ा नीचा मानते थे, इसलिए उसको समाज से बाहर मानते थे। ठीक है ना। तो उसी के बारे में यहाँ पे थोड़ा वर्णित है, और इसमें कुछ उतना खास तो है नहीं। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये जो पाठ है आज का समझ में आ गया होगा। यदि इस पाठ में कोई कठिनाई हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं, और यदि आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि यह पाठ अच्छा लगा, यदि यह अध्याय अच्छा लगा, तो लाइक करें और अपने मित्रगणों के पास अवश्य शेयर करें, ताकि हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये एक रामबाण के रूप में कार्य करें। ठीक है। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये पाठ अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप लोग इस पाठ के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः एक बार मिलते हैं अग्रिम अध्याय में अग्रिम ऐतिहासिक पलों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।